तो वेलकम बच्चों, आज हम लोग ये व्हीट स्टोन बीज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने किरचॉफ लॉ पढ़ा था और किरचॉफ लॉ के दो लॉ थे, जंक्शन रूल और लूप रूल। और इन दोनों की मदद से हम लोग दिए गए सर्किट में किस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर रही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कहाँ किस ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना सीखा और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल लगाए हैं। आज हम लोग एक और टॉपिक सीखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक। व्हीट स्टोन बीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सर्किट बनाई थी, साइंटिस्ट का नाम व्हीट स्टोन, और उन्होंने सर्किट बनाई थी। उस सर्किट से वो कुछ नॉन रेजिस्टेंस मालूम होने पर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करते थे। और यहाँ पर इस एक नाम आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, इसको ब्रिज क्यों बोलते हैं? तो ब्रिज का मतलब होता है पुल। तो क्यों इसको ब्रिज कहा जाता है, इस सर्किट को ब्रिज क्यों कहा जाता है, इस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आइए पहले व्हीट स्टोन साहब ने क्या सर्किट बनाई थी और क्यों बनाई थी, इसके बारे में हम लोग बात करें। तो व्हाट इज व्हीट स्टोन बीज? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ four resistances. It is an arrangement of four resistances used to determine one of the resistance quickly and accurately in terms of remaining three resistances. In terms of remaining three resistances. यहाँ पर आप देखें, ये एक सर्किट है, बड़ी जानी पहचानी सर्किट। A B C D, ये रेजिस्टेंस P Q R और ये S। ये AC पर यहाँ पर एक बैटरी SL लगा दे रहे हैं। यहाँ पर एक की है, ये B और C पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दे रहे हैं। यहाँ पर एक की है, ये इस तरीके से ऐसे। तो ये सर्किट जो है, यही आपका, इस सर्किट को हम सर्किट ऑफ व्हीट स्टोन बीज बोलते हैं। इस सर्किट को व्हीट स्टोन बीज बोलेंगे। तो दिस सर्किट डायग्राम इज व्हीट स्टोन बीज। So it is an arrangement of four resistances used to determine one of the resistance. एक रेजिस्टेंस इसमें से निकालते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस निकालते हैं? यही S। इसी S को, यहाँ S को हम अननोन रेजिस्टेंस या अननोन आर्म कहते हैं। यहाँ पर ये जो R है, ये आपकी नोन आर्म होती है, नोन आर्म। और ये जो P और Q है, ये जो आर्म है, इसको हम रेशियो आर्म कहते हैं, क्योंकि इसका अगर रेशियो भी हमको पता है तो हमारा काम चल जाता है और हम अननोन रेजिस्टेंस S को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सिंपली हम यहाँ से की, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये K2 है गैल्वेनोमीटर की, ये बैटरी की है K1। यहाँ पर पहले आप बैटरी की ऑन कर लेते हैं और सर्किट में करंट स्टेब्लिश हो जाता है। जब इस सर्किट में करंट स्टेब्लिश हो जाता है, यहाँ से करंट आई गया, इधर चला गया I1, इधर बच गया आपका I माइनस I1, इधर से I आया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए, इधर चला जाएगा आपका IG
गैल्वेनोमीटर करंट, और ये आ गया I1 माइनस IG। यहाँ से ये आ गया और यहाँ पर IG आ गया और यहाँ से I माइनस I1 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ से I1 माइनस IG इसको जोड़ेंगे तो यहाँ फाइनली I करंट चली जाएगी। इस तरह आपका ये सर्किट को क्लोज करने को होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि पहले आप बैटरी की ऑन कीजिएगा, इसके बाद आप गैल्वेनोमीटर की ऑन करेंगे। ये बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर्स आके अक्सर पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि क्यों हम पहले बैटरी की ऑन करते हैं, पहले हम गैल्वेनोमीटर क्यों नहीं ऑन करते हैं। क्योंकि गैल्वेनोमीटर की ऑन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में आप जैसे की ऑन करेंगे वो डिफ्लेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगा, और जैसे ही बैटरी की ऑन करेंगे करंट इसमें आएगी, तो जो करंट आएगी तो उस समय एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है एज लेंज लॉ। अभी ये टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी किसी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या उससे हम लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ऑटोमेटिक एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है। तो यहाँ अपोजिट डिफ्लेक्शन शो हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए पहले बैटरी की ऑन की जाती है। और जब करंट स्टेब्लिश हो जाता है तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की ऑन करके और यहाँ कितनी करंट फ्लो कर रही है इस गैल्वेनोमीटर में से ये कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहाँ पर इन लूप ABDA, इस लूप में अगर हम घूमें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी, इस वाले लूप में कोई बैटरी नहीं है, तो दैट इज 0 इज इक्वल टू I1P प्लस IG इंटू कैपिटल G, जहाँ कैपिटल G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है और उसमें करंट IG है, दोनों प्लस में है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ देखिए हम D से A जा रहे हैं और करंट A से D जा रही है, तो ये माइनस I माइनस I1 और ये R, ये आ गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एंड अगला लूप, इन लूप दिस मच, इस लूप को लेते हैं हम ये BDCB, इस लूप में घूम ले हम, यहां भी कोई सेल नहीं है, 0 दैट इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस, ये देखिए ये हो गया प्लस में, ये प्लस में हो गया, यहाँ माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं। दैट बिकम्स माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, ये आ गया। ये दो इक्वेशन आ गया। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आपको P और Q इसके रेशियो पता होने चाहिए, रेशियो और जो भी इसका रेशियो रख रहे हैं तो यहाँ पे R नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन आर्म है, इसकी वैल्यू बदलते जाते हैं। और एक ऐसी कंडीशन देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाता है। देखिए 3 नाम सुने होंगे, वोल्ट मीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। अमीटर क्या होता है? जिससे हम करंट नापते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? गैल्वेनोमीटर से भी हम करंट ही नापते हैं, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट एक्यूरेटली, ये शब्द आ जाएगा शब्द में। गैल्वेनोमीटर बारीक काम करने के लिए है, स्मॉल अमाउंट एक्यूरेटली विद डायरेक्शन। यहां पर लेफ्ट और राइट दो तरफ डिफ्लेक्शन होगा। अगर करंट B से B जा रही होगी तो मान लो लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो करंट जब D से B जाएगी तो राइट डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट जावे नहीं करेगी, तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो समझिए जरा बात को, अगर B का पोटेंशियल ज्यादा D का कम तो करंट B से D जाएगी, और अगर D का पोटेंशियल ज्यादा B का कम तो करंट D से B जाएगी, और दोनों का पोटेंशियल सेम तो करंट जाएगी ही नहीं। और यही कंडीशन हम चाह रहे हैं, यही आपकी बैलेंस ब्रिज कंडीशन है, यही तो ब्रिज की कंडीशन होती है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज में आप देखिए इधर की जमीन होती है, इधर जमीन होती है, और बीच में पानी होता है, नदी होती है, और ये ब्रिज होता है। तो ब्रिज क्या करता है? दो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को मिलाता है। सेम पोटेंशियल माने सेम हाइट वाले पॉइंट को ब्रिज जोड़ता है। बीच में गहरा था, पोटेंशियल गड़बड़ था वाला, यहाँ पर हाइट का डिफरेंस था, तो उसको जंप करने के लिए, उसको ज्वाइंट करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सेम लेवल पे ला देते हैं, सेम लेवल पे ला देते हैं। ब्रिज का यही काम है।
यहाँ भी बी और डी का वोल्टेज सेम है। सेम वोल्टेज का मतलब यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रही होगी। तो चलिए ये बात आपको पता है। तो ब्रिज क्यों कहते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि बी और डी का पॉइंट पोटेंशियल सेम है और सेम पोटेंशियल के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसी को तो हम ब्रिज बोलते हैं। तो ध्यान में आ गया होगा इसको हम ब्रिज क्यों बोलते हैं। तो अब इन बैलेंस ब्रिज कंडीशन in balance bridge condition, potential of B is equal to potential of D, so that galvanometer current is 0. Then galvanometer current जब 0 हो जाएगा तो इन लूप, इस ऊपर वाले लूप से ए बी डी ए, यहां से क्या आ जाएगा, आई जी 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू I1P माइनस I-I1R, इसको इधर ले जाएंगे हम। तो इसलिए I-I1 या I1P इज इक्वल टू I-I1R। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब इन इक्वेशन सेकेंड या इन लूप बी डी सी बी, इसमें भी आई जी 0 करेंगे। जब आई जी 0 करेंगे तो देखिए जरा क्या आ गया, ये पहला टर्म 0 ही हो गया, प्लस I माइनस I1 इंटू एस माइनस I1 इंटू क्यू, इसको इधर ले आएंगे। इसलिए I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 एस, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ गया, ये I1P अपॉन I1Q, यहाँ पे I1P है, यहाँ पर I1Q है, तो डिवाइड हो गया। और इधर क्या है आपका, ये I माइनस I1 R अपॉन I माइनस I1 S, ये कट गया। P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। दिस इज condition of balance bridge. This is condition of balance bridge. इसलिए S is equal to Q by P into R. S is equal to Q by P into R, ये आ गया। तो यहां पर अगर P और Q या P का रेशियो मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। सो दैट या बाई वैल्यू ऑफ Q by P and R, we can calculate the value of S, unknown resistance S, unknown resistance S की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आपके ध्यान में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझें, P और Q के रेशियोज को हम मालूम होगा, R की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे और अंत में बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी। मतलब B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। जब B के पोटेंशियल D के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब IG 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपने इक्वेशन सॉल्व करके देखा कि P बाई Q, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन है।
इस समय बी और डी का पोटेंशियल सेम होता है, ये ब्रिज की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर IG जो होता है वो 0 हो जाता है। तो मैंने आपसे कहा है कई बार सर्किट में आपने किया है इस काम को, कि जब दिस आर्म एंड दिस आर्म हैव अ सेम रेशियो एज रिस्पेक्ट टू द R एंड S, तो फिर इस वाले रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इस पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और करंट नहीं फ्लो करती है तो फिर सीधे सीधे ये दोनों जुड़ते हैं, और ये दोनों सीरीज में जुड़ करके रिजल्टेंट के लिए पैरेलल जुड़ जाते हैं। ये सर्किट में सॉल्व करते थे आप, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू में यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशन ऑफ सेंसिटिविटी, कंडीशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो कंडीशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हेडिंग देखें, हेडिंग है आपकी सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो सेंसिटिविटी से क्या सेंस है, सेंसिटिविटी का सेंस ये है कि जरा सी भी अगर यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू या नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दें तो इसकी बैलेंस कंडीशन बिगड़ जाए, हल्का सा भी अगर 1.2 के बजाय 1.002 हो जाए, हल्का सा भी चेंज हो जाए, 1.2 के बजाय 1.2.1001 करके थोड़ा सा भी चेंज करें और बैलेंसिंग बिगड़ जा रही हो, इसका मतलब ये बहुत सेंसिटिव है, थोड़े से चेंज को भी ये रीड कर लेता है। तो कब व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत सेंसिटिव होता है और कब जो है नॉन कम सेंसिटिव है, थोड़ा मोड़ा चेंज को रीड ही नहीं कर पाता है, बैलेंस पर अंतर ही नहीं आता, एक्यूरेसी नहीं रहती है, इस बात को हमें यहां समझना है। तो इफ सर्किट shows large deflection if circuit shows large deflection in a galvanometer, large deflection in a galvanometer for small change in resistance in known arm, में हल्का चेंज कीजिए और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अच्छा खासा चेंज हो रहा हो, बैलेंसिंग तुरंत बिगड़ रही है, अच्छा खासा चेंज हो रहा हो, तो स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ नोन आर्म इज कॉल्ड more sensitive, is called more sensitive bridge condition, more sensitive bridge। हल्का सा चेंज करने पर R की वैल्यू बैलेंस कंडीशन काफी ज्यादा चेंज हो रही हो तो इसको हम सेंसिटिव ब्रिज कहते हैं, इसको हम सेंसिटिव ब्रिज कहते हैं। और ये सेंसिटिविटी जो होती है, द सेंसिटिविटी depend upon number one का है डिपेंड करता है, नंबर 1 रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंसेस, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो रेजिस्टेंसेस हैं P Q R S, इनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स कैसे हैं इस पर इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है, जब चारों का रेजिस्टेंस लगभग बराबर हो, तब मोर सेंसिटिव, हल्का सा चेंज हो रहा काफ़ी चेंजिंग आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मोर सेंसिटिव इफ all four resistances in
सेम मैग्नीट्यूड, अगर ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो मोर सेंसिटिव होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। पूछा जाता है किस कंडीशन में सर्किट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो जब 4 रेजिस्टेंस लगभग बराबर होंगे तो ये सर्किट आपकी मोर सेंसिटिव होगी, और जरा सा भी चेंज करने पर काफी ज्यादा बैलेंस कंडीशन चेंज हो जाती है। हल्के से भी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को ये महसूस कर लेती है। जैसे मैंने कहा ना मेरे प्रति आप बहुत सेंसिटिव है, माने क्या कि मेरे हल्के से भी मूड चेंज को आप तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सलाह का मूड आज थोड़ा अच्छा है, थोड़ा खराब है। तो कितना ज्यादा सेंसिटिव है, सर्किट में भी रेजिस्टेंस के जरा से भी चेंज को 0.00 के भी चेंजिंग को अगर महसूस करती है तो दैट सर्किट इज कॉल्ड मोर सेंसिटिव। और वो कब होती है, जब P, Q, R, S लगभग सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड का उतना ही कम सेंसिटिविटी होती जाएगी, उतना ही आप अच्छे से रेजिस्टेंस के वेरिएशन को नहीं नाप पाएंगे। चलिए दूसरी बात रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर और सेल की रिलेटिव पोजीशन कहाँ लगा है, P, Q, R, S की लोकेशन कहाँ पे है, या किन किन पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, या कितनी बारीकी से ये रेजिस्टेंस को नाप पाएगा। तो मेरे समझ से व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट क्या है ये समझ में आ गया होगा आपको। और व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट का यूज क्या है, तो यूज ये है कि अगर हमको P और Q का रेशियो और मालूम है, नोन रेजिस्टेंस मालूम है, तो अननोन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझते हैं कि बड़ी क्विकली, बड़ी एक्यूरेटली अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।